वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जगजीत कौर जी, जो विश्रामपुर छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले से हैं। उनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ धन्यवाद सर। जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं अमेरिका से, जो लगातार हमें हमारे प्रोग्रामों पे जुड़ करके हमें प्रोटेस्ट करते रहते हैं, हमें मार्गदर्शन भी करते हैं। उनका भी आज के इस खास कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब, वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। धन्यवाद जी बहुत। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आज एक ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि हमारा भारत विभिन्नता में एकता का देश है, लेकिन भारत देश एक ऐसा विशाल देश है जहाँ पे भारतीय संविधान है, नियम कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जातिवाद का जो दंश है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। आए दिन किसी न किसी राज्य में जातिवादी के कारण हमारे बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। जातिवाद के कारण हमारे अच्छे कपड़े पहनने वालों को लोगों को लेकर, घोड़ी में चढ़ने वाले लोगों को लेकर, मूछ रखने को लेकर उनको जान से मार दिया जाता है। और कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में आप अगर क्राइम रिपोर्ट देखें तो आए दिन हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के ऊपर में ऐसी घटनाएं, ज्यादातर एससी के लोगों के ऊपर में घटनाएं घटती है। तो एक तरफ से भारत देश आजादी के 70 सालों के बावजूद भी, कानून बनने के बावजूद भी, नियम कानून होने के बावजूद भी ऐसी जातिवाद का जो ग्रहण है या जो रोग है, जो जिसको हम एक कैंसर की बीमारी के रूप में कह सकते हैं, ये लगातार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और हम आए दिन ऐसे समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल के माध्यम से घटनाएं हम रोज कहीं न कहीं घटित होते रहती है। तो जिस ढंग से संत महापुरुषों ने जो हमें मार्गदर्शन बताया है, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास जी हो, कबीर साहब हो, रैदास जी हो, नामदेव जी हो, जितने भी भारत के जो महान संतों की जो वाणी है, उन्होंने मानवता को जोड़ने के लिए और जातिवाद को समाप्त करने के लिए बहुत सारे काम किए अपने जीवन पर्यंत। लेकिन कहीं न कहीं आज हमारा जो मानव समाज है, ये भटक चुका है, विकृत हो चुका है, या कहीं न कहीं इस समाज के अंदर में जहर घोलने वाले लोगों का, बढ़ावा देने वाले लोगों का कहीं न कहीं लगातार अभियान चल रहा है। इसके कारण हमारे लोगों के साथ ऐसी अनैतिक घटनाएँ घट रही है। तो आज इस पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे और इस चर्चा पर पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम आज की इस परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है, और इसका हम निदान भी खोजने की कोशिश करेंगे अपने वक्ताओं से, अपने चर्चाओं से। तो सबसे पहले मैं भाटिया साहब के पास जाना चाहूँगा। आज हमारे साथ काफ़ी और मेहमानों को हमने इनवाइट किया था इस चर्चा पर, लेकिन किसी कारण से हमारे इस डिबेट में भाग नहीं ले पाए हैं, नहीं तो बहुत सारी बातें भी छन के आती। तो मैं भाटिया साहब से चाहूँगा कि भारत के अंदर में या विश्व के अंदर में अ, ऐसी जो जाति भेद की जो भारत जैसे परिदृश्य या विभत्स घटनाएँ आप देखते हैं, तो इसको आप चूँकि आप एक सिख परिवार में पैदा हुए हैं, जहाँ पे सिख परिवार में गुरुओं ने जो जाति भेद का, भेदभाव का कहीं नामो-निशान नहीं है, और गुरुओं का मार्गदर्शन को भी अगर हम दुनिया तक अगर उनके संदेशों को फैलाएँ, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप समाप्त हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं हम इसमें पीछे हैं और हमारे लोगों तक ये विचारधारा नहीं पहुँच पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं भाटिया साहब से आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर उन्हीं से प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। भाटिया साहब इस पर अपने विचार रखें। जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह। जी सर। अभी आप ही ने खुद कह दिया कि ये एक कैंसर है हमारे समाज के ऊपर, कि जब बहुतात किसी देश की जनता को दबा के नीचे रखा जाए जी। तो फिर वो देश कैसे तरक्की करेगा, ये हमारा बेसिक सवाल है। तो ये जो बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं रह गया, कोई रीजन नहीं रह गया कि ऐसी प्रथा को
कंटिन्यू किया जाए, जारी रखा जाए। लेकिन मजबूरी यह है कि जिनके हाथ में सत्ता है वो लोग किसी वजह से, उनकी सोच में ये है कि हम इन लोगों को दबा के रखेंगे और हमारी सत्ता चलती रहेगी। हमारे विचार में ये गलत सोच है। उसके बावजूद आपने कहा कि जो संविधान है भारत का, उसमें आपको अधिकार दिए गए हैं, बराबरी के अधिकार दिए गए हैं, वोट की अधिकार दिए गए हैं। तो जब सरकारें आप चुनते हैं देश की, और जिससे बहुत ज्यादा वोट डालने वाले सो कॉल्ड छोटी जातियों के लोग होंगे, क्योंकि जब उनकी आपकी बहुसंख्या है तो वो वोट भी तो उन्हीं के होंगे ना। फिर तो फिर ये क्यों हो रहा है, ये सब बात समझ नहीं आ रही कि या तो आप वोट देते हैं गलत लोगों को, या जिनको वोट देते हैं आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी भलाई के लिए काम करेंगे और वो अपने वादों से मुकर जाते हैं। ये तो आप ही जाने जो हो रहा है, वादे करते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, लेकिन बाद में जब उनकी वोटिंग के बाद इलेक्शन हो जाती है, जीत जाते हैं, तो वो फिर अपने अपने ही स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो ये बड़ी गूढ़ समस्या है। दूसरी समस्या है मानसिकता की, माइंड, स्टेट ऑफ माइंड की। ये जो जातिवाद का जो कीड़ा घुसा हुआ है दिमाग में, वो सदियों से चलता आ रहा है और लोगों के मनों में ये बैठ गई है कि कुछ लोग जो है वो दलित हैं, लेकिन सभी लोग एक जैसे पैदा होते हैं। कोई दलित नहीं है, भगवान के नाम से कोई दलित नहीं है, सभी बराबर है। तो जैसे आपने कहा, हमारे देश के संतों ने, महापुरुषों ने इस बात को बार बार कहा है कि सभी बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। गुरु नानक से लेके आज तक कई ऐसे लोग हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों में ये बात नहीं जम रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, वो जरूरी नहीं है कि खुद ऊंची जाति के लोग हैं, वो खुद भी नीची जाति के लोग हो सकते हैं। लेकिन वो गुंडागर्दी का कोई धर्म नहीं होता, ना गुंडागर्दी कोई जाति होती है। गुंडागर्दी एक स्वभाव है जो आजकल के इस जमाने में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और उसके अधीन होके ये लोग फिर गलत काम करने लगते हैं, गुंडागर्दी करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो इसको गुंडागर्दी के तरीके से ही इसको देखना होगा, ना कि इसको जाति के नाम पे देखना होगा। अब वो एक कमजोरी है, वो देखते हैं कि जब किसी छोटी जाति के ऊपर, दलित इंसान के ऊपर वो ऐसा गुंडागर्दी करते हैं तो सरकार सुनने वाली नहीं है, तो उसका फायदा उठाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान में बड़ा कमजोर हो गया है हमारे ख्याल से। जैसा हम सुनते हैं, हम वहां रहते नहीं है, और ना पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती है पूरी तरह से। वो भी क्यों हम नहीं जान सकते, क्योंकि ऊपर से को दबाव होता है। तो ये बड़ी एक पेचीदा समस्या है गुंडागर्दी की। हाल ही में कुछ रोज पहले मुझे एक वीडियो मिला था बेंगलोर से। एक फौजी नौजवान सरदार, वो बेंगलोर में जाके सेटल हो गए, घर बना लिया, थोड़ा सा बड़ा घर बना लिया। तो जो लोग थे रहने वाले पास पास के, उन्होंने देखा ये तो सरदार है और उसके पास घर है, तो उसको ऊपर दबाव डालने लगे कि तुम इसको बेचो और ये करो वो करो। फिर उसको बहुत मारा पीटा, और दिखाया गया है कि वो बहुत जख्मी हालत में, हालांकि एक फौजी नौजवान है, एक फौजी है सरकार जिसने सेवा की है देश की। तो ऐसी ये समस्या हो गई है भारत में। इसका क्या समाधान है, इसके मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये आप ही लोगों के पास है, आपके वोट के अधिकार में ये होना चाहिए। आप, समय आ गया है शायद फिर बलिदान देने की, जैसे हमारे गुरु साहबान ने दिया है, बड़े महापुरुषों ने दिए हैं, बलिदान दिए हैं। तो वो फिर वही रास्ता है, अपना हक मांगने के लिए बलिदान करना होगा।
इतनी बात कहूंगा। सत श्री अकाल भाई खालसा भाई को धन्यवाद। भाटिया साहब, आज भारत की इस परिस्थितियों को आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें आपने कह दी है। बहुत शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई है, जयंती खोटे रायपुर से, और उनका भी हम आज इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। काफी दिनों बाद वो हमारे साथ जुड़ रही है। जयंती खोटे जी, हमें सुन पा रही हैं? जी सर। आज का जो हमारा विषय है, शायद आप नहीं सुन पाए होंगे, तो जिस ढंग से भारत देश के अंदर में जाति भेद की विषमता को लेकर आए दिन हमारे लोगों के साथ घटनाएं लगातार घट रही है, और इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर आप भी कहीं न कहीं महसूस करते हैं, या इस पीड़ा को आप समझते होंगे, या इससे आप अगर गुजरे भी होंगे, तो आप आज की इस परिचर्चा पर, चूंकि एक महिला है और महिलाओं के साथ भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं उनके जीवन में घटती रहती हैं, तो ये जो भारत जैसे देश के अंदर में लगातार बढ़ती हुई जो जाति भेद का जो बीमारी है, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इसको हम रोक सकते हैं, और कैसे हमारा जो समाज है वो आगे आकर के इससे फाइट कर सकता है, लड़ सकता है। तो इस पर आप अपना प्रतिक्रिया दें आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। जी धन्यवाद जगदीश सर। मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से सतनाम। सर, एक्चुअली मेरे हिसाब से कानून का डर खत्म हो गया है लोगों में। मतलब जो बदमाश लोग हैं उनका हौसला इतना बुलंद हो गया है, कानून और संविधान को लोगों ने बिल्कुल लाइटली ले लिया है। मतलब जो बदमाश लोग हैं कानून खिलवाड़ हो चुका है। मतलब उनको बिल्कुल भी भय नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं। और सॉरी सर। मैं चलिए, आप पानी वानी पी लीजिए, तब तक हम और लोगों से बात करते हैं। मेघराज जी कुछ कहें, बताएं। आप पानी पी लीजिए। जब तक मतलब जात पात जो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको बढ़ा दिया गया है। उसमें दरअसल क्या है ना कि मानसिक बीमारी कह सकते हैं इसको। मानसिक बीमारी मन से जुड़ी होती है, और मन जो है इंसान का, जब मन परेशान होता है तो खुद जब इंसान परेशान होता है दूसरे को परेशान करता है। तो ये जो लोग जात पात के नाम पर दूसरों को परेशान करते हैं, ये खुद दरअसल क्या, अगर ध्यान से देखें, ये खुद ही परेशान है, अंदर से इतने परेशान है। क्योंकि आदमी अगर किसी के पास में खुशबू होगी तो वो बदबू कैसे दे सकता है दूसरों को जाकर के? जैसे जो किसी के पास में, आदमी के पास में खुद होता है वही देता है। तो सबसे ज्यादा मानसिक बीमारी जो है ब्राह्मणों को, ब्राह्मण के अंदर बड़ी है। वो सबको किसी को अछूत बताता है, किसी को कुछ बताता है। मतलब सबसे विश्व का अगर अज्ञानी इंसान है, मतलब करप्ट इंसान है, या महामूर्ख कह सकते हैं, तो ब्राह्मण है। तो उसको कोई ज्ञानी धर्म का, हम गारंटी के साथ में कहते हैं, हमने खुलेआम भी पहले चैलेंज किया था कि भाई अगर ब्राह्मण अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको कोई धर्म का कोई ज्ञान नहीं, हम 1.25 लाख ब्राह्मणों से डिबेट भी करना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो माँ का दूध पिया तो आ जाए। तो कोई माई का लाल नहीं आया सामने अब तक। मैं सोचा भाई माई का दूध किसी ने पिया होगा, शायद बकरी का पिया होगा, किसी का पिया, पर किसी का फोन भी नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि मानसिक बीमारी है। जब तक इंसान इसका इलाज क्या है, जब बीमारी तो है, एक जात पात इंडिया की समस्या है, और वर्ल्ड की समस्या जो है ये वर्ल्ड अगर नस्लवाद है, तो उसको हम समाप्त कैसे करेंगे? इसके समाप्त हम इससे करेंगे इसको, क्योंकि सच जो है ना सारी समस्याओं का समाधान है। जैसे झूठ और बेईमानी सभी समस्याओं की जड़ है, ऐसे ही सच और ईमानदारी सभी समस्याओं का समाधान। जैसे सूर्य है, अब सूर्य को प्रकाश देने में एक बार निकल जाता है तो रात को तो फिर पूरे ब्रह्मांड के अंदर रोशनी कर देता है। तो सच जो प्रकाश मान होता है, तो प्रकाश फिर उसको दीवा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई इधर को जाना उधर को जाना। तो सच जब अंदर दीवा जग जाता है तो अज्ञान का विनाश हो जाता है। अज्ञान कौन कौन सा है? जातिवाद, नस्लवाद, नफरत, बेईमानी, झूठ और लालच, ये सब अज्ञान का निशानी है। तो जब ये अंदर जब रहेंगी नहीं तो फिर सच क्या देगा? मानवता देगा, प्यार देगा, इंसानियत देगा। और जब इंसानियत के अंदर इंसानियत जाग जाती है
तो गुरु नानक साहब ये कहते हैं ना कि साचे नाम की लग भूख, वो तो भूख है, खाए चलिए सब दुख। जब इंसान को उसका सच आ जाता है, प्रवेश हो जाता है, तो वो फिर जो है ना फिर वो खुश रहता है। जब आदमी खुद खुश हो, खुद आजाद हो, वो दूसरे को क्यों क्या प्रॉब्लम दे सकता है? तो प्रॉब्लम इन सबको लोगों को है, ये इसके दूसरों को प्रॉब्लम देते, गलती इन लोगों की नहीं है। सबसे बड़े दोषी ब्राह्मणवाद है, क्योंकि ब्राह्मण गुरु नानक साहब कहते हैं कि मत्थे टिक्का हथ छुरी जगत, मतलब मत्थे टिक्का तेड़ तोते को खाई, हथ छुरी जगत कसाई। ये वर्ल्ड के कसाई है, बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा गुरु नानक साहब कहते हैं। तो थैंक यू। ये जात पात के ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ, जात पात और नस्लवाद का कैसे होगा सर्वनाश, बहुत जल्दी बुक आने वाली है, और ये करोड़ों नहीं अरबों खरबों लोगों के लिए एक शांति का पैगाम होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आज के इस परिचर्चा पर आपने बहुत सुंदर विचार रखे हैं। मैं जगजीत कौर जी के पास जाना चाहूंगा। वो भी किसी न किसी ऐसे हालात से गुजरे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई न कोई ऐसा इंसिडेंट की घटना जैसा मुझे जानकारी हुआ था, उससे भी जगजीत कौर का परिवार फेस हुआ है। तो मैं इस पर आज जगजीत कौर जी से भी चाहूंगा, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से सच की बात करते हैं और सच्चे बातों को लोगों तक फैलाने की बात करते हैं, तो इस पर अपनी बात रखने में कोई गुरेज नहीं है और अपनी बातों को आप खुल के रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी बातों को लोगों तक शेयर नहीं करेंगे, अपनी बातों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो दुनिया के अंदर में हकीकत का सामना, सच्चाई का सामना नहीं हो सकता। मैं जगजीत कौर जी का स्वागत करते हुए उनसे भी आज की इस पर चर्चा पर उनके विचार लेना चाहूंगा। जगजीत कौर जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हमारा संविधान, हमारा भारत देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जब सरकार ने सभी धर्मों को, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया है, सब अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, सबको ये स्वतंत्रता है, किसी को इस पे रोक नहीं है। तो सर सरकार जब धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, तो सर इसमें जो धर्म को लेके जो दंगे होते हैं या जातिवाद को लेके एक दूसरे को नीचा दिखाना या भेदभाव करना कि तुम छोटी जात के हो तो तुमको ये सारे अधिकार नहीं है, या हम बड़ी जात के हैं, जो भी है, तो सर ऐसा अगर कोई मुद्दा होता है तो उसपे भी सर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसा सर नियम हो, कोई ऐसा विभाग हो, जैसे बहुत सारे विभाग होते हैं, कुछ ऐसा होना सर कि अगर कोई किसी के धर्म को लेकर या जातिवाद को लेकर किसी को ठेस पहुंचाता है या किसी की मानहानि हो सर, किसी को मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी तरह से, तो सर कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। और अगर सरकार से ये नहीं हो पा रहा है तो सर कुछ ऐसा एक विभाग बना दे, मतलब जस्ट लाइक एक ग्रुप, एक संस्था ऐसा कुछ हो, उसको कानून पूरे अधिकार दे, उसमें ऐसे लोग हों जो ईमानदारी से देखें कि हमारा जातिवाद को लेकर कहाँ कहाँ दंगे हो रहे हैं या कहाँ कहाँ बुराइयां हो रही हैं, उस पे काम किया जा सकता है। और या फिर समाज के भी कुछ लोग हैं, लेकिन सर कुछ लोग आना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं इस पर काम, लेकिन मुझे लगता है सरकार की तरफ से इनको बढ़ावा नहीं मिलता, इनको सहायता नहीं मिलती या इनको सुरक्षा नहीं मिलती होगी। तो मुझे यही लगता है सर कि जब कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सब कुछ मतलब एक जैसा है, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो सर ये जातिवाद मतलब सर कहाँ से आ गया? दलित शब्द क्यों आता है सर? भगवान ने इंसान बनाए, सभी इंसान होने चाहिए, एक सब इंसान है और सब दुनिया में रहे, ऊंच नीच। जी सर। और सर रही बात मुझसे जुड़ी बात, आप कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है सर, जिस हादसे को मैंने मेरी बेटी ने फेस किया उसमें सर हमको सबसे ज्यादा अगर कुछ दुख भोगना पड़ा इसलिए कि सर जिसने सर अभद्र व्यवहार किया सर, वो पोजीशन में भी हमसे ऊपर था, आर्थिक स्थिति में भी हमसे ऊपर था। इस वजह से सर समाज क्या सर, मेरा खुद का सिख समाज भी उस व्यक्ति के साथ था, कोई भी मेरी बेटी के साथ नहीं था, जस्ट इसलिए कि मैं फाइनेंशियली बहुत ऊपर नहीं हूँ, मैं पोजीशन में बहुत ऊपर नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ सच्चाई थी, लेकिन उसके बाद भी आज मैं सभी ने हमारा बहिष्कार किया हुआ है, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है कि नहीं, मेरे साथ सच्चाई है, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैंने किसी पे झूठा ब्लेम नहीं लगाया है, मैं सिर्फ अपनी बेटी के फ्यूचर को देख रही हूँ, सारी चीजों को मैं सुनती हूँ, तकलीफ भी होती है, लेकिन सर मैं स्ट्रांग बन के आगे बढ़ती हूँ,
और इसी संघर्ष में आप जैसे लोग मिल गए, इसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत हौसला मिलता है। और सर मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। जी, बहुत अगर शुक्रिया। सच मेरे साथ है सर तो डरना नहीं है, और सर सच अगर साथ है तो कोई क्या बिगाड़ेगा सर। जी, बहुत जी शुक्रिया सर। जगदीश कौर जी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, खुटे साहब जुड़ गए हैं, जी। मीना जी जुड़ गए हैं नेपाल से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम पे। हेलो, खुटे साहब आवाज आ रही है? हेलो, मीना जी सुन पा रही हैं? तो बोल रही है और तो बहुत चल पहले खाना खा लो। हेलो, बहरहाल उनसे जुड़ने से पहले मैं जयंती खुटे से चाहूंगा कि जयंती खुटे, आप ठीक ठाक हो गई हैं तो आप अपने विचार रख सकते हैं। हेलो, मेघराज जी कुछ हेलो। कहना चाह रहे हैं दोबारा? जी जी, मैं तो बोलता है आज जो टॉपिक थोड़ा 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 गंभीर भी है और थोड़ा मतलब मजेदार भी टॉपिक है ये, क्योंकि मूर्ख लोगों के वजह से जात पात ये फैली हुई है, बेवकूफ भी कह सकते हैं उन लोगों को। देखो इसमें क्या आता है ना, ये आदमी बेइज्जती जो है ना, दूसरे की बेइज्जती कौन करता है, इंसल्ट कौन करता है, चाहे वो अमीर है गरीब है कोई भी है, उसकी जो मानसिक स्थिति ऐसी होती है जैसे गंदे नाले का कीड़ा होता है ना, वो सिर्फ मुंह निकालता है बाहर का तो सांस ले लेता है, नहीं तो गंदगी में घूमता रहता है। तो उसकी औकात सिर्फ इतनी है, चाहे वो करोड़पति है अरबपति है बिलियंसपति जो मर्जी है, जिसकी अंदर झूठ और बेईमानी उसके अंदर से ये चीज निकलती है, और जिसके अंदर सच्चाई ईमानदारी, चाहे वो गरीब है अमीर है जैसा मर्जी है, उसकी औकात महाराजा राजा महाराजा जैसी होती है। तो इन लोगों की वजह से आप तो एक तो सबसे प्रॉब्लम कहाँ है कि जब हमें कोई जात पात पूछता है तो हम डर जाते हैं कि हमारी जात का उसको पता ना लग जाए। उसको अगर कोई पूछता भी है तो उसको खुला बता दे भाई इस जात के, पहली बात तो अगर आपने बता दिया ना वो मानेगा नहीं आपकी बात को, क्योंकि वो सोचेगा अगर ये इस जात के होते ये बताना नहीं था इसने हमें, तो जात को खुला बता दीजिए मेरी मैं तो इस जात का हूं, बस बात खत्म। तो वो फिर उससे जो है ना आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, डरेंगे नहीं आप किससे। जब डर इंसान के अंदर होता है तब आदमी फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल, डर ही इंसान को रोक देता है। तो डर इससे खत्म होता है कि आप खुलेआम जो बात करनी छत से बोले। तो मगर मुझे कहता है वो तू कौन सी जात का, तो मैं भी डरता था पहले शुरू में, अब मैं खुलेआम लिख देता हूँ मैं इस जात से निकला हूँ, और जिसका कोई बिगाड़ रहा है बिगाड़ सकता है, क्या करना कुछ कर सकता है। तो जात को ना छुपाएं, उसको खुलाम बोल दें, आपका डर खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म है तो फिर आप किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं, चाहे वो शैतान है या कोई है। आने वाले वक्त में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने प्लान किया था इससे याद होगा आपको, उसमें हमने 50-50 महिलाएं या 50-50 हर गांव में ऐसे आदमी तैयार करेंगे, जो भी बलात्कार करता है या चोरी डाका करता है या कोई भगवाधारी आतंकवादी घूम करके कहीं भी 50-50 आदमी ऐसे तैयार करेंगे जो उनको सिर्फ पिटाई करेंगे डंडों से। जो भी इस तरह का कोई आदमी आता है वो इसमें पुलिस वाले इसमें करेंगे नहीं कुछ भी, पुलिस वाले दबाव में है, तो 50-50 लोग ऐसे तैयार करेंगे जो मतलब उनकी सिर्फ पिटाई करनी, जो ऐसे काम करने आते हैं, दोनों ऊपर हमला करते हैं, लोगों के ऊपर मारते हैं, बलात्कार करते हैं, तो पिटाई करके ऐसा कर देना कि दोबारा उस लायक ना रहे वो जो करता है। तो एक ही पिटाई स्टार्ट होगी ना तो 10 जगह बात फैलेगी, 10 नहीं 100 जगह ये रुक जाएगा, कभी नहीं बलात्कार हो पाएगा। तो ऐसा करने वाले हैं। थैंक यू जी। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुटे साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है खुटे साहब आज के इस प्रोग्राम में। आवाज आ रही है सर? का विषय क्या है? आज का विषय है भारत के अंदर में जातिवाद का है, इसको कैसे रोका जा सकता है, और दिनों दिन जातिवाद का दंश बढ़ते जा रहा है। अच्छा जी, तो आज पर इस पर कई वक्ताओं ने अपनी बातें रख दी है, तो मैं आप चूंकि इस विषय पर काफी आपके पास अनुसंधान है और काफी आप अनुभव रखते हैं सोशल भारत की सामाजिक व्यवस्था को लेकर, तो भारत देश के अंदर में दिनों दिन जातिवाद अंदर से क्यों बढ़ती चली जा रही है, ये एक भयानक रोग की भांति हमारे लोगों के ऊपर में आए दिन लगातार जुल्म जाति बढ़ते चले जा रहा है। चाहे किसी भी राज्य के अंदर में आए दिन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि हम भारत के अंदर में हम इस बड़े बीमारी से जाति मुक्त देश भारत हम कैसे बना सकते हैं?
जातिवाद मनुव्यवस्था की जड़ है। ये बात जी। को हमें गुरु मंत्र की तरह मान के बैठ लेना चाहिए। का निर्माण ही समाज को तोड़ने के लिए किया गया है, समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए किया गया है। वैमनस्यता बना रहेगा तो जाति तभी मनुवाद चल सकता है। और आज ऐसी ताकतों के हाथ में सत्ता चली गई है जो मनुवादी व्यवस्था के हितग्राही है। वो चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोग देश के राजकाज का लाभ लेते रहें और बाकी जो बहुसंख्यक वर्ग है वो कमेरा वर्ग है, वो शोषित ही बना रहे, दलित बना रहे, पीड़ित बना रहे, हताश रहे, निराश रहे। अगर हताश और निराश रखना है इस समाज को तो जातिवाद को मजबूत करना होगा। जातिवाद जितनी मजबूत होगी वैमनस्यता उतना मजबूत होगा, दुश्मनी उतना, दुश्मन चारा उतना फैलेगा। ये संघ का एजेंडा है, अभी ये एजेंडा चल रहा है, मान के चलना चाहिए। एजेंडा का बड़े पैमाने पर इसका प्रसारण करने का तरीका मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन हमारे लोगों के करके हमें अपने लाठी से अपना सर फोड़ा जा रहा है। हमारे अपने लाठी से अपना सर फोड़ा जा रहा है। तो बलात्कारी जो व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, वो तो हैं, वो तो दुष्ट हैं। उससे भी ज्यादा आतंकवाद फैलाने में हमारे लोगों को आगे रखा जाता है। उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उन्हें डंडा पकड़ाया जा रहा है, उन्हें झंडा पकड़ाया जा रहा है। झंडा और झंडा पकड़ा दो, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, खाली बैठे हैं क्या, 2000 रुपए दे दो, दारू की बोतल दे दो, 2000 रुपए दे दो, काम चल जाएगा। उससे उनका दंगा चल जाता है। ये दंगाई लोग तैयार किया गया है, नया एम्प्लॉयमेंट, नया एम्प्लॉयमेंट है जो उसको दंगाई एम्प्लॉयमेंट कहा जाए। दंगाई रोजगार योजना भाजपा संघी लोग चला रहे हैं और ये बिल्कुल ये कहा जाए जो हुआ था ना अफगानिस्तान का, जो हुआ था अभी आंदोलन, क्या नाम है, तालिबान के तर्ज पर धर्मांधता फैलाया जा रहा है। ये धर्म को मानते नहीं, ये धर्म को केवल खेलते हैं। ये धार्मिक नहीं है, ये अधार्मिक है। और बात धर्म की करते हैं। धर्म तो वो है जो मानवता का पाठ पढ़ाता है, इंसान और इंसानियत का बोध कराता है। ये धर्म क्या जाने, नफरत पैदा करना धर्म का काम नहीं होता, प्रेम पैदा करना धर्म का काम होता है। ये तो नफरत पैदा कर रहे हैं और धर्म की बात कर रहे हैं, तो अधर्मी लोग हैं। तो आज अधर्मी लोग धर्म की बात करने लग गए हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग में कीला ठोक रहे हैं, आसमान में कीला ठोक रहे हैं, आसमान में स्वर्ग स्थापित कर रहे हैं कीला ठोक कर। अब कीला ठोको आसमान में, कीला तो जमीन में ठोका जा सकता है, गिरेगा, आसमान में तो कीला ठोका नहीं जा सकता। इसीलिए वो तरह के नौटंकी करते हैं, तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। ये जो जितने भी घटनाक्रम हो रहा है, ये अपनी असफलता को छिपाने का एक टेक्निक है। जो केंद्र की सत्ता में बैठा हुआ सरकार है वो महाभ्रष्ट सरकार है। पूरा एक तरफ देश गरीबी की ओर बढ़ रहा है और दूसरे तरफ एक अमीर का 17,000 करोड़ रुपया, 17,700 करोड़ रुपया पर डे कमाता है अडानी, पर डे 17,700 करोड़। कल मैं सुन रहा था, उसने दिया था क्या है, वाजपेयी ने, वो अपने स्टेटमेंट बता रहा था, वो उसने कैलकुलेट करके दिया था 17,700 करोड़ रुपया पर डे का आमदनी है अडानी का, जिसकी कुल आय 500 करोड़ रुपया नहीं था, वो एक दिन में 17,700 करोड़ कमाने लग गया। ये पूरी चोरों की जमात है।
लुटेरों को जमात, लुटेरों को जमात आगे रहेगा। जब लुटेरे सत्ता में रहेंगे तो आतंकवाद तो फैलेगा बंधु, तो फैलेगा, पर इसको कोई रोका नहीं जा सकता। अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है। जी जी, बहुत शुक्रिया खुंटे साहब, काफी दिन के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस समय काफी उनका शेड्यूल बिजी है। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। नेपाल से मीना पेरियार जी जुड़ी है। मैं नेपाल से, वहां भी काफी, हालांकि वो हिंदू राष्ट्र है और वहां भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मीना पेरियार जी जुड़ी हुई है। और मीना पेरियार जी खुद एक अनुसूचित जाति वर्ग से बिलोंग करती है और वहां पे लगातार हमारे बच्चों के साथ, हमारे बेटियों के साथ हो रहे जुल्म ज्यादती की लड़ाई को वो लड़ते रहते हैं। कई इंसिडेंट उनके बीच में आया है। तो मैं उनसे चाहूंगा, मीना जी से हमें सुन पा रही हैं तो मीना जी वहां के हालात को लेकर, सामाजिक व्यवस्था को लेकर अपनी विचार रखें। मीना पेरियार जी। मीना जी सुन पा रही हैं हमें? जी एकदम सुन रहे हैं। जी। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। इस वक्त हम नेपाल में अपने ही निवास में बैठे हुए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे मेघराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हर सवालों में आप लोग जोड़ते हैं, मुझे हमारी बात रखने की जो अनुमति देते हैं, इसके लिए हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं। आप लोग ये जाति व्यवस्था के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। हम एक एनजीओ चलाते हैं, उसका नाम ही दलित ह्यूमन राइट वॉच कमेटी उसका नाम है। हम उसी एनजीओ के द्वारा हम यहाँ पर काम करते हैं। विशेष करके नेपाल और भारत में जो जातीय व्यवस्था है, जातीय छुआछूत का मामला है, वो वैसा ही है जैसे भारत में, क्योंकि ये एक हिंदू राष्ट्र है। मैं फिर भी दोहराना चाहती हूँ, मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बात क्या है, जो हिंदुइज्म है वो हमको वर्ण व्यवस्था बनाए रखने की अनुमति देता है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाने की अनुमति देता है, जो हम लोग उसी की सीख से हम जातिवाद की प्रथा कायम रखते हैं। हम लोग को मालूम है, मनुस्मृति में कहा जाता है ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक बात हमारे बीच में जो चर्चा हुई, उस चर्चा में मैंने उठाई थी कि अभी यहाँ पर लोकल इलेक्शन चल रहा है, नेपाल में लोकल इलेक्शन चल रहा है। लोकल इलेक्शन में बहुत सारे नगर व ग्राम पालिकाओं में शेड्यूल कास्ट के लोग अभी प्रतिनिधि हुए हैं, उम्मीदवार हुए हैं। कई लोग तो, हेलो सुन रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। कई लोग तो बहुजन शक्ति पार्टी से लड़ रहे हैं, तो कई लोग अभी नई पार्टियों से लड़ रहे हैं। यहाँ पर पुरानी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, नेपाली कांग्रेस, ये पुरानी पार्टी है जो 60 साल 70 साल से नेपाल में राजनीति कर रही है। लेकिन अभी जो नई पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो है, वो लोग ने ये दलित शेड्यूल कास्ट को कहीं कहीं उम्मीदवारी दिया है, कहीं कहीं टिकट दिया है, लेकिन टिकट दिए हैं ये लोग, लेकिन वोट नहीं देते हैं। तो अभी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं म्यूनसिपालिटी में बैठती हूँ। म्यूनसिपालिटी है मेरा शिवराज म्यूनसिपालिटी में मैं रहती हूँ। शिवराज म्यूनसिपालिटी ये कपिलवस्तु जिला का एक म्यूनसिपालिटी है। इसके पास में एक विजयनगर है। विजयनगर में एक दलित कास्ट के वार्ड अध्यक्ष में दलित कास्ट के एक सूर्य बहादुर विश्वकर्मा उठे हुए हैं। तो वहाँ के जो नौजवान लड़के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप उनको वार्ड अध्यक्ष में मत उठाइए, क्योंकि वो वोट नहीं पाएंगे। हमको वार्ड अध्यक्ष में आप टिकट दीजिए, उनको वार्ड सदस्य बनाइए, क्योंकि वो दलित कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं। और ये जो मत है, जो वोट है, तो ये दान कहा जाता है, मतदान कहा जाता है। तो ये दान छोटे लोगों को नहीं दिया जाता है, यानी कि
शेड्यूल कास्ट के लोगों को अथवा दलित लोगों को नहीं दिया जाता है, इसलिए आप जो वार्ड अध्यक्ष उठा रही हैं वो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आप इसलिए ऐसी अवस्था हमारे नेपाल में है, ऐसी अवस्था हमारे नेपाल में है। इसको अलग करने के लिए अभी यहाँ मुझे नाम नहीं याद है, भाई साहब ने कहा कि चाहता है कि जातिवाद व्यवस्था कायम रहे ताकि जो अनुसूचित लोग हैं उन लोगों के ऊपर शासन किया जाए। जब तक ये लोग विभाजित नहीं होंगे, ये लोग राज्य की सत्ता में इन लोगों का समान पहुंच नहीं होगा, तब तक इनके ऊपर हम शासन कर सकते हैं। ये सोच के साथ राज्य कभी भी दलित जातियों को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। हालांकि नेपाल का संविधान अभी जो 2072 नेपाल विक्रम संवत 2072 में नेपाल का संविधान बना है, अभी कुछ साल पहले ही वो संविधान जारी हुआ है जो जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया है। उसमें फंडामेंटल राइट में ही दलित लोगों के लिए दो हक रखे हुए हैं। धारा 39 और धारा 42 दो दलितों के लिए हक रखे हैं, लेकिन कागज में लिखने से नहीं होता है। उसके लिए कानून बनाना पड़ता है, उसके लिए एन बनाना पड़ता है, उसके नियमावली बनाना पड़ता है, उसके लिए प्रोग्राम कार्यक्रम बनाना पड़ता है। लेकिन सरकार मंजूर नहीं है कार्यक्रम बना के, एन बना के, कानून। इसलिए जातीय व्यवस्था भारत में जैसी वैसे नेपाल में भी है, लेकिन कुछ सुधारात्मक अवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर जो सोशल कार्यक्रम है, सोशल सामाजिक कार्यक्रम है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, विभिन्न नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग दलित को यूनिफाइड करके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग ने सुना कि नहीं, पहली बार जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना 19 के टाइम पे, यहाँ पर इंटरकास्ट शादी करने के जुर्म में, इंटरकास्ट शादी करने के जुर्म में, वो शादी भी नहीं किया था, शादी करने जा रहा था, उसी जुर्म में 12 लोगों को, यहाँ पर चौराजारी एक जगह है, वहां पर 12 लोगों को पीट कर उनको मार के उस गांव से भगाया गया है कि ठाकुर जात की लड़की तुम दलित जात के लड़के कैसे ले जाओगे, तुम अनुसूचित जात के लड़के हो, ठाकुर जात तो यहाँ के शासन करने वाले वंश के लोग हैं, तो उनको भगा के नहीं ले जा सकते करके कह के वहां के सारे गांव के लोगों ने 12 लोगों को मार कर पीट कर नदी में बहा दिया। उसमें से 6 लोग तो बच निकल गए जो तैरना जानते थे, 6 लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों ने मार के फेंका या थोड़ा कष्ट दे के फेंका, क्या हुआ नहीं मालूम है। अंतिम में 6 लोगों की लाश मिली। तो इस तरीके का नेपाल में जाति विभेद है, कायम ही है। अब इसको हटाने के लिए विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के लोग इसको हटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक सरकार, नेपाल सरकार अथवा हमारे पड़ोसी देश के भारत सरकार, जब तक ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिम्मा नहीं लेती है, वो अपने ही ऊपर जब तक वो जिम्मेदारी वहन नहीं करेगी, तब तक ये हटने वाला नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पर कुछ साल पहले 62-63 विक्रम संवत 62-63 की मैं बात कर रही हूँ, हालांकि अभी कितना हुआ 19-20 साल आगे की बात कर रही हूँ। 19-20 साल आगे यहाँ पर राजा का शासन था, राजा शासन करता था। लेकिन सब लोग ने, नेपाल के हर एक नागरिक ने राजा को हटाने के लिए एक आंदोलन चलाई। यहाँ पर 12 साल तक जनयुद्ध हुआ, लोग जंगल गए, जंगल से भूमिगत अवस्था में लड़ाई किया, उसके बाद राजा को हटा दिया। 19 साल के दौरान में राजा हट सकता है, लेकिन ये 240 साल पहले से जो जातीय व्यवस्था नेपाल में कायम है वो नहीं हट सकती, क्योंकि नहीं चाहते हैं। जब राजा इतना शक्तिशाली था, वो सारा देश चलाता था, उसके हाथ में सेना था, उसके हाथ में शक्ति था। लेकिन अगर नागरिक एक हुआ, जनता एक हुआ, तो उसको हटा सकता है ना। तो ये जातीय व्यवस्था भी अगर जनता एक हुआ, अगर सरकार चाहे तो इसको हटा सकता है, लेकिन नहीं चाहता है। इसलिए बहुत जर्जर अवस्था नेपाल में भी है,
नेपाल भी इससे मुक्त नहीं है, ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं अभी बहुत सारे लोग, अभी ये सत्ता में जाने के लिए, लोकल इलेक्शन में जाने के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। आई थिंक मुझे लगता है वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग कर सकते हैं। वो लोग का एक तो आपको पीएचडी स्कॉलर एक ग्राम पालिका में लड़ रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर। अब वो वहां के बासिंदाओं को क्या मालूम होना चाहिए कि एक पीएचडी स्कॉलर जो सोशियोलॉजी में पीएचडी स्कॉलर किया हुआ है, वो इंसान हमारे गांव पालिका का प्रमुख बनेगा अथवा अध्यक्ष बनेगा, तो निश्चित रूप में हमारे देश में विकास का एक नया जग बैठेगा। उन लोगों को मालूम है, वो बोलते भी हैं, लेकिन अंतिम में जो शब्द आपको हमने बताया कि एक भाई ने मुझे कहा कि दीदी दान ऊपर वाले जात को देना चाहिए, छोटे जात को नहीं देता है, तो इसी कारण से अगर वो हारे तो अब इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम जटिल सामना करने के लिए फिर भी यहाँ पर यूनाइटेड हो रहे हैं। लेकिन जातीय व्यवस्था नेपाल में भी जो भारत में है उसी तरह की है। भारत में कुछ शेड्यूल कास्ट को सूचीकृत किया गया, चमार जातियों को कुछ आरक्षण करके आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर भी आरक्षण तो है, लेकिन 13% दलित जाति अभी हमारा ये तथ्यांक लिया गया था, हमारा सर्वेक्षण हुआ था, तो इस सर्वेक्षण में 13%, 14% दलित कास्ट के लोग अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन आरक्षण में 8%, 10% इस तरह का आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अर्थपूर्ण जो उनकी संख्या है उसी अनुपात में भी यहाँ आरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन संविधान में लिखा है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व करके संविधान में लिखा है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। इस तरह की नेपाल में भी अवस्था है। जी, बहुत शुक्रिया मीना जी, आपके वहाँ के ताजा हालात को लेकर जैसा भी हमारा इंडिया पे चल रहा है वैसा ही स्थिति उधर भी है, तो उसको लेकर आप काफी विस्तार से अपनी बातें रखी। हम दोबारा जी थोड़े सा कुछ कह रहे हैं। मैं मीना जी की बात सुन रहा था, नेपाल की स्थिति के बारे में जिस तरह का उन्होंने चित्रण किया है, इंडिया और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है। जी जी, क्योंकि दलितों की जो स्थिति है इंडिया में भी उसी तरह की स्थिति है, और उनको यदि अपना अधिकार लेना है तो खुद को संघर्ष के लिए तैयार करना होगा। सरकार और सत्ता में बैठे लोग ये बदलाव सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोगों के सहारे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिनको आगे बढ़ना है उनको खुद तैयार होना होगा। और संघर्ष, पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। हमेशा सत्ता शक्ति से छीनी जाती है। अगर हम अपना मांगने लगे तो मांगने से तो भीख मिलता है, सत्ता नहीं मिलती है, अधिकार नहीं मिलता है, हिस्सादारी नहीं मिलती है। तो मेरा ऐसा सलाह है कि इसके लिए सामाजिक चेतना पैदा करना ज्यादा जरूरी है। जो इंडिया में भी कोशिश की, डॉक्टर अम्बेडकर का कोशिश सामाजिक चेतना पर रहा है, काशीराम जी का कोशिश सामाजिक चेतना पर रहा है कि समाज को संगठित होना होगा, अपने अधिकार के प्रति सचेत होना होगा, और सचेत होकर संगठित होकर ही हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। ये संभव है। अब बिना हम उनके सहारे में, उनके दया में अगर हम सोचते होंगे दया से हम विकास करेंगे, तो उनके दया में तो वो दलित बना के ही रखें। यही खुशी जो उनकी भलाई है। अगर हमें बराबरी में ले आते हैं तो फिर तो वो तो महान हो जाएंगे, विश्व के महानतम आदमी में चले जाएंगे। तो वो तो कभी करेंगे नहीं। तो ये संघर्ष है इंडिया और वहाँ दोनों बराबर लगभग है। जातिवाद का जहर दोनों जगह एक जैसा है। अब जहाँ कहीं भी जातिवाद गया है, और जातिवाद वहां भी नेपाल में जो जातिवाद है वो भी मनुवाद से प्रभावित, मनुवादी व्यवस्था से प्रभावित है, क्योंकि एक समय पे ही इंडिया का अंग था, तो इसलिए मनुवादी व्यवस्था का वहां पर भी प्रभाव पड़ा है। जहां जहां भी जाति व्यवस्था पहुंचा है भनुवाद का प्रभाव पड़ा है, और ये पुष्यमित्र काल के बाद का एक्सपेरिमेंट है। तो ये उसमें ब्राह्मण सफल हुए, और मुट्ठी भर ब्राह्मण लोग आज भी, सवर्ण लोग आज भी राजकाज कर रहे हैं। इसीलिए
तो ये बहुत शुक्रिया खुटे साहब। हमारे साथ जयंती खुटे जुड़ गई है। जी, मैं जयंती से चाहूंगा कि उनकी बात अधूरी रह गई थी। जयंती स्क्रीन पे आए, अपने विचार रखें। सर मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा दिन भर में बाहर थी तो गले में कुछ अटक गया है मेरे, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको नेक्स्ट सेशन पे आपको अवसर मिल सकता है, और आपको प्रॉब्लम है बोलने में, तो मैं आ, आ, आपको ज्यादा सर मैं जोर नहीं दूंगा। सहमत जी, हूँ, बहुत उन्होंने शुक्रिया। अपनी बात बोली है कि जब तक हम अपने अधिकार के लिए स्वयं खड़े नहीं होंगे तब तक वो हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ छोटे सर की बात से। हमको संगठित होके करना पड़ेगा सर, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जी यही जी एक तरीका है और कोई रास्ता नहीं है, जी जी। सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि हमें मैं मांगना आज की इस परिचर्चा का हमारा जो समय है वो देखते ही देखते खत्म हो जाता है। 52 मिनट हो चुके हैं। मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा, हमारे एक्सपर्ट हैं और काफी अनुभव रखते हैं सामाजिक परिस्थितियों पर। अभी तमाम हमारे जो गेस्ट हैं उनकी बातों को भाटिया साहब सुन रहे थे। मैं भाटिया साहब सभी की बातों के एक निचोड़ के रूप में, उनकी जो बातें जो हुई है अभी तक, इस पर आप सारांश के रूप में अपनी दोबारा आप अपनी बात इस पे रखें, और हम इसका निदान कैसे कर सकते हैं। जाति मुक्त जो सपना महान पुरुषों ने, संतों ने जो देखा है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। जी, कुंटे साहब, मीना जी और जयंती जी, फिर आपको नमस्कार। सुन रहे हैं आप क्या? जी, आपकी आवाज आ रही सब, बोलें। हाँ, मैं कह रहा था कुंटे साहब को कभी अभी जुड़े हैं तो उनसे पहले नमस्कार नहीं हुई, और जयंती जी और मीना जी को भी हमारा नमस्कार। बात मैंने वैसे तो कह दी है पहले भी, जैसे अभी कुंटे साहब ने भी कहा, मीना जी ने भी कहा। जैसे एक बात उन्होंने कही कि नेपाल में उन्होंने अपना एक एनजीओ बनाया है जो दलित लोगों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। तो वही बात है कि जनता को खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए खुद कुछ करना होगा, संघर्ष करना होगा। मैंने जैसे पहले कहा, बलिदान की व्यवस्था आ गई है, तो उस बलिदान का मतलब ये नहीं है कि आपको बस बलिदान शरीर का देना है। बलिदान का भाव यह है संघर्ष का, क्योंकि सरकार से उम्मीद रखना अब इतने सालों में समझ लिया है कि पॉसिबल नहीं है। सारी पुलिस व्यवस्था जो है वो भी कमजोर हो गई है, पुलिस का कोई डर नहीं रहा लोगों में, गुंडागर्दी बढ़ गई है। वो इसीलिए जब किसी के साथ अत्याचार होता है तो दूसरे लोग उसके ऊपर उसके साथ नहीं खड़े होते। देखिए, ये मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पर अगर किसी इंसान के ऊपर कोई ऐसा होता है, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ था, एक ब्लैक अमेरिकन था, एक पुलिस वाले ने उसको गला दबा के मार दिया था उसको, तो उसके नाम से सारे देश में क्रांति पैदा हो गई है। लोग उठ खड़े हुए हैं, सिर्फ वो अपनी जाति के नहीं, अपने परिवार के नहीं, सारा देश खड़ा हो गया। तो जब तक हम अत्याचार के सामने खड़े नहीं होंगे तब तक जो सरकारी मशीनरी है वो काम नहीं करे। तो यही बात है, संगठित होना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं, आप खुंटे साहब भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि जब तक हमारा अपना संगठन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पड़ोसी के साथ अन्याय हुआ है और हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर अन्याय होता रहेगा, समझे ना। तो जैसे अभी मीना जी ने कहा, उन्होंने एनजीओ बनाया है, तो ऐसा सोचिए इसके बारे में कि आप अपने प्रदेश में ऐसा कोई प्रयास कर सकते हैं, एक संगठन बने जो आपके अधिकारों के लिए लोगों को शिक्षित करे कि भाई ये सब की समस्या है, एक आदमी की समस्या नहीं है, एक परिवार की समस्या नहीं है, और इसके साथ हुआ है तो कल दूसरे के साथ भी हो जाएगा। तो ये सभी को इस बात को समझना है, तभी अधिकार हमें मिलेंगे, वैसे मांगने से नहीं मिलेंगे।
हर वक्त संविधान की अपील हम नहीं कर पाते, क्योंकि संविधान तो एक लिखा हुआ शब्द है, जब उसको पालन नहीं करेगा तो संविधान क्या है? जब तक तो उसको संविधान को पालन नहीं करता तो संविधान का फायदा क्या? तो आप अपनी आवाज उठाइए, इकट्ठे होइए, संगठित होइए। संगठन में ही शक्ति है, और तभी जब तक आप शक्ति अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक ये समस्या दूर होने वाली नहीं। बस इतने कहूंगा। भाई खालसा, भाई फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत शुक्रिया। सारांश में आपने सभी की बातों का निचोड़ रखते हुए बातें कही है। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। मेघराज जी, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बाबा साहब ने जो 3 स्लोगन दिए ना, संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो, इसका सभी मान लेते हैं इसको कि जो आदमी सच्चे होते हैं वही संगठित हो सकते हैं, और जो सच्चे हैं वही शिक्षित हो सकते हैं, और जो सच्चे वही संघर्ष कर सकते हैं। तो सच्चे इंसान ही संघर्ष के लायक होते हैं। अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, वो कामयाब भी होते हैं। तो दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये समस्या है कि आगे हमारे जो लोगों की जो है ना, बलिदान देने के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भाई जब देने के लिए तैयार है तो बलिदान देना भी है, लेना भी, ये दोनों काम होने चाहिए ना। फिर अगर आप सभी बोलते हैं बलिदान हम देने के लिए तैयार है, भाई लेगा कौन आपका बलिदान? वो तो अगले तो पहले काटने के लिए बैठे हैं। तो लेना और देना दोनों आने चाहिए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि कोहू किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है, कि अपना बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो ये भी कह देते हैं कि राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दल मले है। कि जो राज शक्ति है वो बिना उसके जो है ना, जो धर्म है, वो धर्म का मतलब इंसानियत, सच्चाई, तो सच्चाई बिना हथियार के नहीं चलेगी। तो इसमें जो है ना, कुल मिलाकर बात है कि सच्चे इंसान ही संघर्ष कर सकते हैं, सच्चे इंसान ही संगठित रह सकते हैं। तो सबसे पहले सच को अपनाएं। तो गुरु नानक साहब ये भी कहते हैं कि सिर दली इतमार पैर दरीजिए, सिर दीजिए, कान न कीजिए। सबसे पहले झूठ को अंदर से बलिदान दीजिए, और सच्चाई अगर आ गए अंदर, फिर आप ना तो किसी से डरेंगे, ना ही किसी को डराएंगे, और संघर्ष भी करेंगे। ना बलिदान देने से बचेंगे, ना ही बलिदान लेने से रुकेंगे। तो दोनों काम होते हैं, याद रखिए इस बात। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे पास 2 मिनट बचे हुए हैं आज के इस कार्यक्रम पर। मैं फटाफट संक्षिप्त प्रतिक्रिया। जी खोटे साहब, हमारे पास 2 मिनट है। 1 मिनट आप अपने सारांश के रूप में अपनी बात रख सकते हैं। कि भाई मैं अभी ये जो चर्चा भाटिया जी ने जब कहा, और अपने मेघराज जी ने कहा, मैं इसको थोड़ी सी मैं उसमें और ऐड करना चाहूंगा कि मैं गुरु घासीदास जी ने, उनके समय पर पिंडारी लोग आते थे, 200, 150, 200 घुड़सवार में होके आते थे, और खलिहान के खलिहान उठा करके पूरे समाज जो भी धन दौलत होता था सब लूट के ले जाते थे। ये भोसले राज में बहुत आम बात हो गया था। इसी गुरु घासीदास का क्या महत्व क्यों बढ़ा कि उन्होंने इन पिंडारियों को रोकने के लिए लोगों को तैयार किया। तुम भी इंसान हो, तुम क्यों डरते हो उनके घोड़े से? घोड़े तो लाठी दिखाओ तो घोड़े भाग जाएंगे। और उन्होंने जब लाठी पटकना शुरू किया, 100 लाठी पटकते थे तो घुड़सवार घोड़ा है वो पीछे पलट के भाग जाता। और उसके बाद में जो लूटने वाले लुटेरे थे, जो पिंडारी थे, वो भी अपने पीछे पलट के भागने लगे। और यही कारण है कि गुरु घासीदास का आंदोलन सक्सेस हुआ, तो समाज पूरा संगठित हुआ। हमें अपनी ताकत तो बनानी पड़ेगी, के लिए तो करना पड़ेगा। आतंकवादियों से डरना नहीं, उनका मुकाबला के लिए हमें ठीक है संवैधानिक तरीके से मुकाबला करेंगे। संविधान से अगर नहीं हो पाएगा तो कुछ और तरीका होगा, वो भी अपनाना पड़ेगा, करना चाहिए। मेरा ऐसा जो गुरु घासीदास का जो अनुभव है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ रहा है, जिससे समाज में एक शक्ति का रूप में पैदा हुआ। ये मेरा कहना था आज के तारीख। जी बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस परिचर्चा को यही समाप्त करने से पहले भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे महत्वपूर्ण चर्चा पर हो रहे चर्चाओं पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, शेयर करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और समय समय पर अपने विचार भी साझी करें, ताकि हम ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भाग ले जसवीर भाटिया साहब का, TR खूंटे साहब का, जयंती खूंटे जी का, मीना पेरियार जी का, मेघराज जी का, और सभी तमाम हमारे जो दर्शकों का हम
धन्यवाद करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। तब तक के लिए वाइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम।